हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 5 से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में आज उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। हमारे देश को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि जो ब्रिटेन का जो राजा है वो वंशानुगत होता है, अर्थात उसका चुनाव नहीं किया जाता। और क्वेश्चन नंबर टू, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल, ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता। और कारण आर है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अर्थात उसमें वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, जबकि हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसमें वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, वो केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती हैं। तो ए सही है और आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, आर्टिकल 53 में है कि जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। और आर में राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यह आर्टिकल 53 है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 के अनुसार जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का प्रधान, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का हेड होता है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में संविधान के अनुच्छेद में से किसी के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो आर्टिकल 53 सी। क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 8, अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? केंद्रीय सरकार की। तो भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। बिल्कुल सही है। और कारण आर है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। बिल्कुल, आर्टिकल 53 के अनुसार जो सुप्रीम जो कमांड है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 53 में के जो आर्टिकल 53 का जो सेकंड है उसमें हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है या कम कर सकती है। तो ए सही है, आर गलत है। इसका भी ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 11, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर लागू होती है। राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है, राष्ट्र का जो नेता होता है, जो राजनीतिक जो नेता होता है, राजनीतिक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर में एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए ये इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो आनुपातिक मत प्रणाली है, तो आनुपातिक मत प्रणाली एक पद्धति है और उसका एक प्रकार है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। तो ये उसका एक प्रकार है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। ये आर्टिकल 54 है। देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और सेकंड में, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य विधान मंडलों के केवल विधान मंडलों के ही सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद यदि उस राज्य में है तो वो भाग नहीं लेते। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। ये दिल्ली और पुदुचेरी 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1995 से लागू हुआ था। ठीक है। और अभी जो जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल है, लेकिन अभी तक उसके जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव भाग नहीं लेते। तो संसद इस पर कानून बनाएगी और उसके बाद
हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर के जो सदस्य हैं वो भी भाग लें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो थे दिल्ली और पुदुचेरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, तो कौन कौन से सदस्य हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सभी नहीं होते, केवल निर्वाचित होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन 4 ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो केवल निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो है सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, लेकिन उसके जो है निर्वाचित सदस्य अभी संसद ने कानून नहीं जो है बनाया है। हो सकता है कि भविष्य में उस पर कानून बना दिया जाए। तो ये ऑप्शन सी, वैसे ये यहाँ पर जो है एक और इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोंग है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। या तो 1 और 3 होना चाहिए था। तो सभी राज्यों के ये राज्यपाल उपराज्यपाल भाग नहीं लेते, तो 3 और 4 बिल्कुल गलत हैं। सॉरी 2 और 4 बिल्कुल गलत हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 हो सकता था सही, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, राज्य विधान सभा के सभी सदस्य ये गलत है। ऑप्शन डी में कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो इसका ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये पहला दूसरा भी आगे, ठीक है, डी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति में के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा के चुने हुए राज्य विधान बिल्कुल सही है, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य राज्य विधान परिषद के भाग नहीं लेते, केवल 1, 2, 3 हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के द्वारा, ये भी बिल्कुल, ये भी केवल ये गलत है, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी गलत है, केवल राज्य के विधानमंडल के और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ये भी गलत है, केवल कह रहा है। तो राज्यसभा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो देखो ये भी थोड़ा सा गलत हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अब संसद और राज्य विधानसभाओं में तो नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाएगा, या इसको कहना चाहिए था संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन ही गलत है। और क्वेश्चन नंबर 23 में है, चुनाव प्रकरण के लिए क्या सही है? तो देखते हैं, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही है। किसी कारण से यदि चुनाव नहीं हो पाते तो वो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए, अर्थात जो अधिकतम जो लिमिट है वो राष्ट्रपति के चुनाव की अधिकतम 6 महीना है, यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो कोई भी निर्वाचन मंडल यदि अपूर्ण है उसके आधार पर जो है चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। मान लीजिए कोई एक विधानसभा है राज्य की और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे विधानमंडलों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर विधानमंडल थी ही नहीं। तो इस वजह से इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो ये इसमें देखो ये भी कुछ ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। तो ये भी गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति में चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो देखो ये फॉर्मूला दिया गया है। तो ये ISPD 2003 में पूछा गया था, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होता है तो राज्य की जनसंख्या, बिल्कुल सही है, और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 100 की जनसंख्या। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर 1000 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल भार
बिल्कुल सही है। और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, ये सही है। तो ऑप्शन 2 केवल यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों के जो मत का मूल्य निकाला जाता है, तो राज्य की जनसंख्या, और राज्य की जनसंख्या भी कौन, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, और जितनी भी राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो, और गुना 1000 से उसका जो है ना कर दो। ठीक है, तो इस तरह से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या निकलती है। दूसरा, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य के मत का कुल भार से, और जो है निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे निर्वाचित ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आया था, क्या लोकसभा और राज्यसभा के मत अलग अलग होते हैं सदस्यों के? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले से ही निकाला जाता है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब देखो फॉर्मूले में निकालते हैं हम राज्य की जनसंख्या अपॉन उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और आप जानते हैं कि राज्यों की जनसंख्या भी अलग अलग होती है, और जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो एमएलए का वोट अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य विधानमंडल के सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके वोट, कुल वोट हम देखते हैं, अपोन कर देते हैं हम संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन 2 गलत है। और 26 का थर्ड हम अच्छा, केवल ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। ये देखो IAS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। देखो, जब पात्र नहीं होता, यदि वो विधान परिषद का सदस्य हो। देखो ये वाला, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का यदि सदस्य हो तो वो पात्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो जनसंख्या का मतलब है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 1971 के आधार की जनगणना, सी। 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो उसकी आयु। बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 58 है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल सही है। लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, और देश का नागरिक हो। बिल्कुल सही है। हमारे देश में देश का नागरिक हो तो राष्ट्रपति बन सकता है। जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, केवल नागरिक हो अर्थात उस पर नागरिकता हो, और वो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो उसे केवल लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता त्यागनी होगी। तुरंत बाद, जरूरी नहीं है कि पहले। ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौन राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है? तो ये आर्टिकल 57 में है। हमारा राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है केवल 2 बार चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अगर भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कौन जो है सुलझाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय उसको सुलझाते हैं। अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है सुलझाते हैं। और जो माननीय जो न्यायालय है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य वो वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे, अर्थात उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ये अपने पद ग्रहण के दिन से रहता है। ठीक है, ना कि चुनाव के दिन से। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। आर्टिकल 56। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। बी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इस पर महाभियोग चलता है आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 61 में क्या है? एक महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर चलता है। महाभियोग में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, और उसके 1/4 सदस्य उस महाभियोग के प्रस्ताव को लाएंगे। मान लिया जैसे जो तत्कालीन सीट हैं लोकसभा में 543 सीट हैं, और
राज्यसभा में 245 सीट हैं, तो इनका 543 का 1/4 या राज्यसभा का 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को लाएंगे। और ये जो सदन है, जिस सदन में भी लाया जाता है, वो 2/3 बहुमत अर्थात लोकसभा में लाया जाता है तो 543, और यदि वो राज्यसभा में लाया जाता है तो 245 सदस्य उसको पास करेंगे। 2/3 सदस्य फिर दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन उसकी जांच कराता है, और वो भी यदि 2/3 सदस्य से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। ठीक है, तो ये है 38। तो 38 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग आर्टिकल 61, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61, भारत के राष्ट्रपति कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व की भी पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? किसी भी सदन में, मैंने अभी बात बताई। 41, 42 जो है कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग, आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को। 44, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पहले सूचना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग का भाग नहीं है? देखो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते। ठीक है, तो ये राज्य की विधानसभाएं हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं 47 में भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, तो भारत के राष्ट्रपति की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि एक जांच समिति गठित की जाती है दूसरे सदन के द्वारा, और वो यदि उस जांच समिति में वो पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास वो सदन कर देता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 महीने में रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए यदि वो रिक्त हो जाता है। 6 महीने की अधिकतम जो है टाइम है। भारत के राष्ट्रपति पदावधि की सभापति से निम्न किस कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए? तो ये टाइम पूछ रहा है, तो ये हो जाना चाहिए 6 माह के अंदर। ए, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने के लिए समय सीमा क्या है? तो 6 माह है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, पद त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो अधिकतम वही है 6 महीना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 52, तो यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, और यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी न हो तब कौन संभालेगा? मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये कब? 1969 में एम हिदायतुल्लाह उस समय पर क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने पद जो है राष्ट्रपति का संभाला था। क्वेश्चन नंबर 54, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद, दो भारत के मुख्य न्यायाधीश। 55, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाए तब कौन मुख्य राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा? वो है मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा इस कारण से किया गया है कि जो देश का जो सम्राट है, जो देश का जो राष्ट्रपति है उसका पद खाली नहीं रहना चाहिए। 56, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और कारण है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखो ये तो गलत है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। और अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो ये भी कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है उस पर दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी 2 महीने के नोटिस पर। तो ये दीवानी मुकदमा तो चलाया जा रहा है ना, तो ये सभी कुछ गलत है इसमें और कोई ऑप्शन सही है ही नहीं। 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो वो दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका थोड़ा सा देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब जनता दल की सरकार आई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, उसने क्या काम किया? उसने जो भारत के राष्ट्रपति को एक बार दोबारा
या पुनर्विचार के लिए शक्ति दे दी कि भाई मंत्रिपरिषद है, एक बार इस फैसले पर, या कोई फैसला है, कोई नियम है, कोई कानून है या कोई आदेश है, इस पर दोबारा विचार कर लो। ठीक है। 58 राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। ठीक है। 58 59 भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो इसमें राज्यसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त बैठक ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो आहूत तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति बुला सकता है। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में संबंधित है? तो राष्ट्रपति का आशय अर्थात इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है। राष्ट्रपति का आशय होता है, ना कि राष्ट्रपति की सहमति या राष्ट्रपति का निर्देश या राष्ट्रपति का विवेक नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का आशय है, इंटेंशन है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति में से कौन सा सही है? तो आपको सही इसमें जो है बताना है। वह संसद का भाग होता है, बिल्कुल संगठक का भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो ये गलत है, वो भाग नहीं लेता। ठीक है। ऑप्शन बी ही गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है, संसद का भाग होता है। क्यों? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है। इसी कारण से वो संसद का भाग माना जाता है। तो ये यार दोनों सही हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है। वो जब कोई बिल पेश किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के